डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इस वीडियो में बात करेंगे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल का, क्योंकि 27 तारीख को आपका एग्जाम है और इसमें से आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों का संकलन है। तो आपका सवाल बिल्कुल ही मिलने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो 40 वो सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में सवाल जो है कहाँ कहाँ से और किस टाइप का पूछता है। ठीक है, वह निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जो चारों ऑप्शन दिया गया, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, तो इसमें मिट्टी जो ऐसा होता है जो लेंस बनाने का उपयोग नहीं करता है, तो मिट्टी हो जाएगा। पहला का डी नंबर आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सवाल है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा में, तो 2 का हो जाएगा ए। तीसरा है यदि आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण जब 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है चौथा, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब कुछ चीज जा रहा होता है तो वो अभिलंब से दूर और अभिलंब के सामने भी मुड़ सकता है, तो उसका जो ओरिजिनल पथ होता है वो बदल जाता है। ठीक है, इसके कारण अपवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। सातवां है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा कर पाने का क्या कारण है। तो ऐसा कर पाने का समंजन क्षमता होता है। ठीक है, समंजन क्षमता है कि उसको घटा बढ़ाकर बराबर करता है नेत्र की लेंस को। ठीक है, तो समंजन क्षमता हो जाएगा सातवां। आठवां नंबर है नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं। तो नेत्र का आगे भाग जो थोड़ा सा ऐसे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ठीक है, स्वच्छ मंडल हिंदी में और कॉर्निया इसका इंग्लिश वर्ड हुआ, तो इसमें दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर है नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दोष हो जाता है। तो नेत्र गोलक जब लंबा होता है तो उसका निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो क्या होता है, तब फिर एक दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसको याद करने के लिए आप अवनी देखेंगे। ठीक है, यानी अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तो 11 का हो जाएगा ए। 12वां नंबर है 2 ओम। 12वां नंबर है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि पार्श्व क्रम में जब जोड़ा जाता है तो 1 प्लस आर ए 1/r बराबर हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ठीक है, यहाँ अच्छा से नहीं लिखा रहा है दोस्तों। जब इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/6, और 6/6 को जब सॉल्व किया जाएगा तो 1 होगा, तो यानी 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन 1 ओम यहाँ पे। और अगर बोला जाता कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो फिर 2 3 5 और 6 11 ओम होता, लेकिन यहाँ पर बोला है समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, तो हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट है फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है हमेशा। नेक्स्ट है अभिक्रिया ZnO प्लस सी, और एरो लगा हुआ है Zn प्लस CO में क्या हो रहा है। तो सी का यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का उपचयन हो रहा है। ठीक है, सी का उपचयन हो रहा है, सी दूसरे के साथ जुड़ रहा है जाकर, तो सी का उपचयन हो गया। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अगर चूना का ऐसे बोलिएगा तो CaO होता है, और इसके साथ जल मिल गया तो CaOH2 हो जाएगा इसका, CaOH2। 16वां नंबर है निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना ये भी है, चांदी का काला हो जाना ये भी है, और तांबे की वस्तु का हरा हो जाना। तो निम्न में से सारे चीजें हैं। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 17वां नंबर है रंध्रीय सूचक नहीं है बल्कि यहाँ पे गंधीय सूचक है। ठीक है, तो गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है। तो वेनिला, लौंग तेल और प्याज। तो गंधीय सूचक का उदाहरण है वेनिला। ठीक है, गंधीय सूचक का उदाहरण वेनिला है। नेक्स्ट 18 नंबर सोडियम लवण का परिवार कौन सा है। तो सोडियम का होता है NaCl भी होता है, Na2SO4 भी होता है, दोनों यहाँ दिया हुआ है, तो हो जाएगा 18 का 2, मतलब सी नंबर दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें कौन सा कथन असत्य है।
तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे साइट्रिक अम्ल गलत दे दिया गया है, तो बी नंबर हो जाएगा 19 का बी। नेक्स्ट है 20वां नंबर की एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड क्या होता है, तो जब आप बहुत ज़्यादा खाना वाना खा लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाता है, क्योंकि पचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आवश्यकता होता है। और जब इतना पचाने के लिए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होगा तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है मुँह, ठीक है। तो उसके कारण एगो क्षार दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा भी एक क्षारीय प्रकृति की होती है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हो जाएगा 20 का हो जाएगा सी नंबर, उपयुक्त सभी। आगे है 21वां, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। तो लेड और मरकरी दोनों भी ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, जिसमें ऊष्मा अच्छे से चल नहीं सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को यहाँ ढूंढना है। तो आयोडीन चमकीला धातु, ये तो बिल्कुल सही है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये भी सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक भी बहुत कम होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और यही बिल्कुल गलत है। ऐसा आगे बोला है कि इनमें से कौन संबंध मतलब सबसे अभिक्रियाशील है। तो आप किताब में पढ़े भी होंगे, सबसे अभिक्रियाशील श्रेणी जो होता है पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो इस आधार पर सबसे ज़्यादा कठोर कौन हो जाएगा, तो इस आधार पर सबसे ज़्यादा कठोर हो जाएगा आपका पोटेशियम के, ठीक है के। आगे है कि इनमें कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जल के साथ अभिक्रिया लेड भी नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता है, सिल्वर भी नहीं करता है। तो हो जाएगा डी नंबर 24 का डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेबार किस धातु का है। तो सिनेबार जो है वो पारा का होता है, ठीक है, यानी पारा Hg का, Hg मरकरी का, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 25 का ए। आगे है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण, तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों, ठीक है, 26 का सी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो हरे पत्तियों में हरे वर्णक को ही क्लोरोफिल कहा जाता है, और उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है। तो ब्रिक एक उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। 29वां है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन है। तो भोजन आप जानते हैं कि पत्तों में भोजन बनता है, फूड कारखाना कहा जाता है उसे, ठीक है। और जो तैयार पत्ता में जो तैयार भोजन होता है उसको फ्लोएम के माध्यम से सारे तरफ पहुंचाया जाता है, फ्लोएम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन के स्रावन से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन से निकलता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। मतलब ये जब अम्ल निकलता है तो पौधों को मुरझा देता है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है ब्रिक का संबंध। तो एक और क्वेश्चन दिया गया था ऐसा, तो ब्रिक का आंसर जो होगा उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट है जनन के मूल घटना क्या होती है। तो जनन की मूल घटना होती है डीएनए की प्रतिकृति बनाना, ठीक है, प्रतिकृति बनाना। तो 33 का हो जाएगा सी। 34वां नंबर है जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिष्ठित किया। तो जैव विकास का जो है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, जबकि मेंडल क्या किया था, तो आनुवंशिक का पिता था। तो जैव विकास का डार्विन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट आनुवंशिकता का आधार क्या है, तो डीएनए, यहाँ देख के पता चल जाएगा डीएनए। आगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, मतलब जैसे उत्पाद हुआ, ठीक है, उत्पाद हरा पौधा पेड़ पौधे को उत्पाद बोलते हैं, फिर जो पेड़ पौधा से जो खाया उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उत्पाद, और यह शाकाहारी होता है। या तो फिर आपका द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। तो इसमें शाकाहारी और द्वितीय पोषी स्तर दोनों दिया है, तो 36 का हो जाएगा सी नंबर। आगे पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं। तो पारितंत्र के अजैविक घटक जो हैं वो आपका हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है, तापमान, वर्षा और मिट्टी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रभावित करने का, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। तो 38 का हो जाएगा। 39वां है इनमें कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार अच्छा नहीं करता है। तो अच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद करना, ये तो सही है। कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये भी सही है। तो हो जाएगा 39 का ए, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो मेधा पाटेकर वगैरह किया था 1970 ईस्वी में, ठीक है, 1970 के आसपास, 1970। और सुंदरलाल बहुगुणा ने भी किया था। इसमें आप राजस्थान वाला कहानी पढ़ेंगे जो खेजड़ी वृक्ष के लिए आपको ये किया गया था, ठीक है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया था। तो